तो जनाब ये हमारे प्यारे भाई जो हैं डॉक्टर साहब ज़ीशान साहब, ये इन्होंने HEC की शर्त ये थी कि सुपरवाइजर तलाश करें। इन्होंने जनाब पैरेलल सुपरवाइजर तलाश करना शुरू किया। जापान में एक सुपरवाइजर मिल गया, HEC का टेस्ट दिया और ये फिर फेल हो गए। ऐसे ही जी ज़ीशान साहब मुसद्दका फेल हो गए। तो अब जापानीज प्रोफेसर ने कहा यार वो तुमने आना था, आए नहीं। उन्होंने कहा सर वो फेल हो गया, ना फंडिंग मिली। तो अल्लाह का गैबी निज़ाम हरकत में आया। इसलिए हम ये कहते हैं कि जैसे ये साईं शुरू की ज़ुबान पे आप अल्लाह अल्लाह का नाम सुन रहे थे, अल्लाह ताला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं हम उनके लिए रास्ते निकाल देते हैं। तकवा के क्या मतलब है? दुआ मांगो, माँ बाप की दुआएं ले लो। तो कुछ माँ बाप की दुआएं ली होंगी ज़ीशान साहब ने, मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ किया होगा। वो जापानीज प्रोफेसर ने कहा कि भाई वो नहीं देते ना तो मैं दे देता हूँ। तो ये फंडिंग इनको मिल गई, ये जापान पहुंच गए। तो अब वो कुबड़े को लात लगती है ना तो सीधा हो जाता है। तो वो इनके साथ भी कुछ इस तरह का हुआ, अगर ये माइंड नहीं करेंगे तो वो इन्होंने ना 2-2.5 साल में PhD कर ली। वो HEC जो इनको फंडिंग नहीं देना चाह रही थी, वो फेल कर रही थी, और उसमें इन्होंने इन्होंने वो क्या कहते हैं IP, इनका वो पेटेंट मिल गया, इनको पेटेंट मिल गया। और उस पेटेंट के नतीजे में एक ऐसी चीज बन गई, जब ये प्रोफेसर ने कहा इधर ठहर जाओ, इसने कहा नहीं मैंने अपने मुल्क जाना है। तो जब ये वापस आ रहे थे तो प्रोफेसर ने कहा यार आई लव यू, आई डोंट वांट टू लेट यू गो। ऐसे ही हुआ जी ज़ीशान साहब। उनका जी मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, आप इधर ठहर जाएं। तो उन्होंने कहा मैंने जाना है। उनका अच्छा अगर जाना है ना तो ये हज़ारों या लाखों डॉलर की मशीन ये साथ ले जाओ, ये वहां जाकर रिसर्च करना। ये वापस आ गए, ये कराची पहुंचे और हैदराबाद जामशोरी यूनिवर्सिटी पहुंचे, और इनके पास एक छोटा सा कमरा था, ना AC था, एक टेबल 2 कुर्सियों पे काम शुरू किया। जो PhD का नॉलेज था अंडर ग्रेड को देना शुरू कर दिया, और अगले 4-5 सालों में मेहरान को पहला पेटेंट दिलवाने में कामयाब हो गए, इफ आई एम करेक्ट। ये मुझे करेक्ट कर दीजिएगा ज़ीशान साहब अपनी कहानी में। वो पेटेंट मिल गया। जब VC को पता चला उसने कहा यार तुम्हारे कमरे में ना AC है ना टेबल है। तो फिर AC भी आ गया, चीजें भी आ गई। इनके पास अगर दफ्तर में जाएं तो आपको पता नहीं चलेगा प्रोफेसर कौन है, स्टूडेंट कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके उस्ताद फारूक साहब भी इनके साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अपने बच्चों को अपनी दुनिया आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने एक ऐसा कपड़ा बनाया, नैनो फिल्टर। तो अगर फॉर्म में, एग्रीकल्चर फॉर्म में लटका दें तो वो मक्खियाँ और ये जो होते हैं ना ऐसे कीड़े जो फसलों को खा जाते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। वाटर फिल्टर, तो अल्लाह के फजल से इन्होंने अपनी कंपनी बनाई है, और इनका जो फिल्टर है ना वो कोविड-19 में वो उस क्वालिटी का है। तो मैं अब ज़्यादा ही टाइम लूँगा, तो अब मैं ओवर टू माय डियर फ्रेंड जनाब हमारे प्यारे भाई डॉक्टर ज़ीशान खत्री साहब। आपको आई थिंक यू कैन सी द स्क्रीन, इज इट? तो ओवर टू ज़ीशान खत्री। ज़ीशान भाई आप स्क्रीन माइक ऑन कर लें। जी बोले जनाब। ये आपकी आवाज भी नहीं आ रही, ठहरे। अब आ रही है आवाज? जी जी अब आ रही है आवाज। जी जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें मदऊ किया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो हम अपनी मुद्दे बयान कर सकें, अपनी कुछ बातें बयान कर सकें। मैं बिल्कुल जीना देसी तरीके से कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बल्कि पढ़ाएंगे नहीं, जो जो कुछ हमने किया और हमसे कुछ जो चीज़ें हुई हैं हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक है, तो जनाब चलिएगा सेकंड स्लाइड पे चलिएगा जनाब। जी, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं कि 8-9 साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैंने प्रोडक्शन में जॉब की। डे एंड नाइट हम शिफ्टों में काम करते थे। तो प्रोडक्टिविटी का एक बहुत अच्छा एक अंदाज हमें पता था कि प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ होती है, टाइम से आप किस तरह से काम किया जाता है, मैक्सिमम आउटपुट लेना। तो 2009 में मुझे चांस मिला, मेहरान यूनिवर्सिटी को मैंने ज्वाइन किया। ये जहन में रखिए 2009 में मैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट पर मैंने ज्वाइन की मेहरान यूनिवर्सिटी और एज ए लेक्चरर।
उस वक्त मेरी तनख्वाह कोई बस 20,000 लगी थी और मैं बड़ा मशहूर था उस वक्त मेहरान यूनिवर्सिटी का कि जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया। तो वहीं पे फिर मैंने मास्टर्स भी की और पीएचडी के लिए चला गया और पीएचडी के आपने जैसे शाहिद साहब ने बताया कि 2013 में मैं वापस आया। तो जापान में जो हमने चीज़ें सीखी वो ये थी कि भाई असल काम तो पीएचडी के बाद शुरू होता है, बल्कि ये नहीं होना चाहिए कि पीएचडी के बाद हम ये समझे कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया है। नहीं, अचीव तो अब करना है, वो तो तैयारी है समझिए, वो तो एक समझ लें कि जो है ना एनर्जी गेन करके अब असल बात है उसको इस्तेमाल करना। तो इसी तरह से शाही साहब ने बताया कि एक छोटी सी एक मशीन हमने वहाँ से जापान से लेकर आए, बैग में हमने अपने कपड़े भी कम कर दिए, मशीनों का बोझ और केमिकल साथ में लेकर आ गए और इस तरह हमने डिपार्टमेंट लगाया। एक माइक्रोस्कोप जो जापान से सॉरी डिपार्टमेंट से हमको मिली और इसी तरह एक छोटी सी टेबल हमने पुरानी उठाई और अपनी ऑफिस में ही आप एक जो आपको साइड में एक तस्वीर नज़र आ रही होगी मेरे ख्याल से, तो यही वो टेबल है। मैं एक दफ़ा MIT गया था अमेरिका, तो वहाँ पे उन्होंने पहला जो कैलकुलेटर है साइंटिफिक कैलकुलेटर वो डिस्प्ले किया हुआ था। उसकी हाइट कम से कम जो है ना तकरीबन 8 से 9 फीट की उसकी हाइट थी। तो वो उन्होंने एज ए अजायब घर की तरह एक बनाया हुआ था, उन्होंने पूरा म्यूजियम था उसमें वो रखा हुआ था। तो हमने सोचा कि शायद ये टेबल भी हमारी इसी तरह ही एक दिन जो है ना ये बड़ी मशहूर होगी, आपके टेबल आपके सामने। इसी टेबल से हमने स्टार्ट किया और उसके बाद हमने काम स्टार्ट उसी वहाँ से किया। और आप देखें जो 5वें पे जो बात है कि टीम बिल्डिंग हमने की और ज़ीरो बजट था, हमारे पैसे नहीं थे। तो कुछ फैकल्टी से हमने जो ना तकरीबन 8-10 बंदे मिलके हमने 5-5 हज़ार रुपये मिलाए और हमने काम शुरू कर दिया। जी सेकंड स्लाइड पे चलिएगा, सेकंड स्लाइड पे चलिएगा शायद साहब। अच्छा, ये जो आप लैब के मंजर देख रहे हैं, एक 2013 में एक छोटी सी टेबल थी। उसके बाद हमारे असलम मुक्तार साहब वाइस चांसलर वो विजिट किया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो, क्योंकि उनका विजन था, उन्होंने कहा कि भाई इनका बड़ा पोटेंशियल नज़र आया उनको। तो उन्होंने हमको थोड़ी सी बड़ी जगह दिलवाई और एक जापानीज डेलीगेट आप देख रहे हैं कि 2014 हमारे पास आए। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए कि टेबल पे कुछ चीज़ें रखी होती थी, मैं कुछ जापान से कुछ चीज़ें लेकर आया था और लोगों को हम बताते थे जो भी विजिट के थे को इस नैनो टेक्नोलॉजी में क्या क्या पोटेंशियल हो सकता है पाकिस्तान में। लेकिन अब तक हमने अभी स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन ख्वाहिश जरूर थी हम एक दिन करेंगे। तो वो जो टेबल पे जो जापानीज या कोरियन चीज़ें थी वो आज से हम हटाते गए और लोकल मेड उसकी जगह हम रखते गए। इसी तरह आप देखें कि लैब जो ट्रांसफर 2015 में एक अच्छा हमको फर्नीचर मिला, यूनिवर्सिटी ने हमको बड़ी हेल्प आउट किया इसमें। और फिर हमने इसके 2016 में देखे कि ये लैब बढ़ती गई लोगों से और हम अपनी स्टूडेंट्स को पहले हम फाइनल ईयर वालों को साथ लेते थे। फिर फाइनल ईयर वाले क्या होता था कि वो 2 से 1 साल के अंदर वो पास आउट होकर चले जाते थे, हमारी पूरी मेहनत जो हमें जो आउटपुट लेनी होती वो नहीं मिल पाती। फिर हमने थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी एक साथ लगाया तो वो हमें 2 साल तक हमारे साथ रहते थे। अब इस तरह हम जो है सेकेंड ईयर से हम लोग कामयाब हो गए, एक अपने लेटर बनाने में हम अब कामयाब हो गए। तो ये पूरी जो लैब का जो सेटअप है पूरा स्टूडेंट्स ही खुद चलाते हैं। इस लैब में न तो कोई पियोन रखा हुआ है, न इस लैब में कोई ऐसा कोई स्टाफ है, जो भी स्टूडेंट्स और हम ये सब कुछ हम खुद, इसकी सफाई हो गई, इसकी मैनेजमेंट सब कुछ हम खुद करते हैं। और इस वक्त इस लैब का मैं आपको सर बताऊं कि बजट ज़ीरो है, हम खुद ही इसको किस तरह से चलाते हैं अपनी पब्लिकेशन से। इसकी कोई अलग से फंडिंग, अब फंडिंग अब आना शुरू हुई है, मैं आगे बताऊं इसकी फंडिंग कैसे आ रही है। सर जी नेक्स्ट चलाइए जी, नेक्स्ट स्लाइड में जी सॉरी जी। हाँ, अब देखिए बर्डन इन अप्रोच जो है ना, अभी भी किसी का शाहिद साहब किसी का इंटरव्यू अभी कर रहे थे तो उन्होंने भी यही बात की कि इफेक्चुएशन थ्योरी, हमें तो उसकी डिटेल नहीं पता, हमें तो जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं ना वो बताते क्या ये जो आप बात कर रहे हैं इसको ना इफेक्चुएशन थ्योरी कहते हैं, बर्डन अप्रोच कहते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट ये कि जो भी हमारी आंखों के सामने जो चीज़ नजर आ रही है ना, अगर ये हथौड़ी नहीं है, अगर ये प्लास पड़ा हुआ तो अगर ये कोई कीट ठोकनी है तो हम उसी से ठोक देते हैं। हम इंतजार नहीं करते कोई हथौड़ी आएगी तो फिर ठोका जाएगा। और अगर जे जुगाड़ का लफ्ज अगर जे आप लोग समझते कि आप बड़े जुगाड़ी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप बहुत बड़े इनोवेटर हैं, आप बहुत बड़े इन्वेंटर हैं और आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं।
अगर जी जुगाड़ आप का लफ्ज जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिस्सा भी बन चुका है अब। हाँ, जी अब तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जुगाड़ का लफ्ज जो है, जैसे अवैस साहब ने बताया कि वो भी इसका हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल सही बात है। अब ये जुगाड़ जो है ना, ये हम इसको बहुत ही हल्का लेते हैं कि यार ये जुगाड़ किया हमने। भाई इसको आप फख्र से बोलें, आपने ये जुगाड़ नहीं किया, आपने इन्वेंशन की है। अब हम बात पे आते हैं, सेटिंग हमने की, एक एक्सक्लूसिव नैनो फाइबर्स की हमने लैब बनाई। हमें लोगों ने कहा कि यार आप ऐसा करें कि नैनो टेक्नोलॉजीज का नाम रखो, उसका ये रखो। हमने कहा नहीं, जितना आप स्पेसिफिक होंगे उतनी आप में एक्सीलेंस आएगी। बराए मेहरबानी आप अगर जे एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। सारी चीज़ें सीखने की कोशिश मत करें। वो आप में नेचुरल, जितना आप नेचुरल चलेंगे और अपने आप को देखें, हर हमारे में हर बंदा एक नुमाया है, ये अपने आप को आप पहचानें। तो एक्सक्लूसिव एक्सीलेंस उसी वक्त आएगी जब आप स्पेसिफिक होंगे। और लिमिटेड फंडिंग रिसोर्सेज हो, पर्सनल कंट्रीब्यूशन से हमने सारा काम चलाया। फिर दूसरी चीज़ थी, आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना बड़ी एक्सपेंसिव मशीन्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़े लाखों करोड़ों के इक्विपमेंट्स होते हैं। हमने एक आइडिया लगाया कि हम मशीनें कहाँ से लाएं। फिर हमने क्या किया कि जापान में और चाइना में हमने उनसे बात की, हमारे राब्ते थे। हमने कहा भाई आपको हम, आप लोग हमें अगर टेस्टिंग की फैसिलिटी दे दें तो हम आपको ऑथरशिप यहाँ पे दे देंगे। तो उनका इस तरह से हमने कहा पैसे हम नहीं देंगे, हमारे पास पैसे की कोई करेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये आप समझ लें। पैसे की कोई करेंसी नहीं है हमारे पास ये स्किल की करेंसी चलती है, वो हम एक्सचेंज करते हैं और उसी पे आज हम इतनी बड़ी एम्पायर अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी कर दी है। वो एम्पायर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमने आज इस वक्त हम जिस पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे रिसर्च आर्टिकल्स का जो एवरेज है हमारा आज माशाल्लाह एवरी 20 to 25 डेज में हमारी एक पब्लिकेशन आती है। एवरी 20 वो इम्पैक्ट फैक्टर वाली अच्छी कैटेगरी की, अच्छी यानी कि जर्नल्स में पब्लिकेशंस आती है। आपके और सर इम्पैक्ट फैक्टर 200 हो चुके, 200 सर इम्पैक्ट 200 फैक्टर। हमारा इम्पैक्ट फैक्टर तो हो गया जी सर, बिल्कुल 200। अब ये मेरे प्यारे साथियों, ये मुझसे उम्र में भी काफी छोटे हैं, आई एम 54, तो मेरा इम्पैक्ट फैक्टर 5 है सर। और ये लम्स और पीएचडी जर्मनी और बहुत धक्के खाने के बाद अभी यहाँ पहुंचे हैं। तो जीशान साहब को अल्लाह का फजल देखें जनाब, माशकुल फजल बियदिल्लाह, माशाल्लाह। आगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट आप देखिए, फ्रॉम म्यूट जो है हमें शुरू के 50,000 मिले 2014 में, जिसमें हमें छोटे छोटे जो है ना सिरिंजेस वगैरह 2-4 चीज़ें हमने खरीदी। फिर लैब की स्ट्रेंथिंग के लिए हमने फर्नीचर वगैरह मिले, और माशाल्लाह हमारे लिए तो, आपके लिए जो बड़े बिजनेस ओनर उनके लिए शायद ये रकम कुछ भी ना हो, ये सिंपल रुपयों में कीमत है और उसका हमने बहुत ही अच्छा फ़ायदा लिया और ये हमने इस्तेमाल भी सही दिया। सर जी नेक्स्ट उसमें चले, जी, हाँ जी बिल्कुल जनाब, नेक्स्ट नेक्स्ट जनाब। कहते हैं कि भाई कोई भी काम करने से पहले अगर अच्छा साथी नहीं है ना तो आप काम नहीं कर सकते। अगर कोई ये समझता है कि सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ तो उसकी भी वो बहुत बड़ी भूल है मेरे हिसाब से। तो एक अच्छा पार्टनर होना चाहिए, एक अच्छा साथी होना चाहिए जो आपको अच्छे मशवरे दे और आपकी हम आंगी हो, उसका जहन मिलता हो। तो हमारे पास माशाल्लाह डॉक्टर फारूक अहमद हैं और हमारे मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं, हमें पढ़ाया भी है। तो जब मैं पीएचडी करके आया तो मैंने इनसे बात की और माशाल्लाह मुशावरत से करके करके हम आज भी अल्लाह का शुक्र है, हम जो भी काम करते हैं पब्लिकेशन वगैरह सारी इनके साथ करते हैं और हमने बड़े अच्छे काम डिवाइड किए हुए। अब इन्हीं से मिलके, अब जब अच्छा पार्टनर मिल गया, अच्छे लोग मिल गए, तो हमने स्टूडेंट्स को जमा करना शुरू कर दिया और हमने उनको पूरा विजन बताया कि आखिर हम चाहते क्या। क्योंकि अगर ये जो वो चप्पू वाली जो कश्ती होती है ना, अगर जी आप सबको बताएं कि आपकी डायरेक्शन क्या है, अगर ये डायरेक्शन जो है ना आप जहन में रखें कि डायरेक्शन जो है ना, जिस तरह जो तितली होती है ना, ये बटरफ्लाई जो होती है, ये बड़ी इसकी ज़बरदस्त मिसाल है। जब ये चलती है ना तो हमें लग रहा है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कभी उधर बैठती है कभी उधर बैठ, लेकिन उसकी डायरेक्शन बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन वो जहाँ जहाँ रुकती है वो किसी मकसद के तहत रुकती है और फिर वो आगे अपनी मंजिल की तरफ चलती है। तो हमारी भी यही मिसाल है कि एक मकसद पे रुकते जाएं और डेवलप करते जाएं। और जब हम ग्रुप की बात करते हैं, जब तक आपकी अच्छी टीम है, बल्कि शाहिद साहब तो इसमें अच्छा बताते होंगे एंटरप्रेन्योरशिप में, कितना भी अच्छा आपके पास कैपिटल हो, पैसा हो, आपके पास आइडियाज़ अच्छे हों, अगर आपके पास टीम अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं,
और आप फिर उसको आइडिया को अपनी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते और आप उसको मार्केट भी नहीं कर सकते। टीम का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमारा विजन बना जी, ब्रिंग रिसर्च आउट ऑफ लैब इनटू पीपल्स लाइफ। तो ये हमारा एक मुद्दा था कि भाई लेबोरेटरी में जो रिसर्च जो भी हो रही है हमें इसको लोगों की जिंदगियों में लेकर जाना है। अब हम आते हैं प्रोटोटाइप। जी जी, नेक्स्ट पे आए जनाब, बिल्कुल सही। देखिए ये जो भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की हम बात करते हैं कि किसी ज़माने पहले जो ना बिजनेस के जो ना प्लान बनते थे, बड़ी मोटी मोटी किताबें बना करती थी, मार्केट रिसर्च हुआ करती थी। अब ये दौर ख़त्म हो गया है। अब ये दौर है कि बिजनेस मॉडल का आप बताएं कि अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कैसे करेंगे, आपके पास पैसा आएगा कैसे। तो प्रोटोटाइप जो ना बहुत अच्छा मॉडल है। आप ये नहीं सोचेंगे कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं उसकी शक्ल कैसी होगी, क्योंकि पहली शक्ल मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक कंप्यूटर मैंने 10 फीट लंबा देखा था, 8 फीट लंबा कंप्यूटर वो था, साइंटिफिक कैलकुलेटर था। किसी ने आज सोचा था कि आज इतना छोटा हो जाएगा, और आजकल मोबाइल में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आ गए। तो पहला स्टेप लेना होता है और उसकी शक्ल पे नहीं जाना, उस टेक्नोलॉजी की उसकी शक्ल कैसी बनेगी उस पे नहीं जाए। कोई भी गत्ते का बना लें, कैसी भी शक्ल का हो, मोटे पाइप लगा दें, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो साबित होना चाहिए कि वाकई में जो आप चाह रहे हैं वो वाकई में वो इंजीनियरिंग या वो साइंस काम कर रही कि नहीं कर रही। उसके बाद आपने अपने बिजनेस मॉडल को फोकस करना है, किसी की नकल नहीं करनी, अपने देसी स्टाइल में, अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, अपनी एनर्जी को देखते हुए और अपने लोगों के स्किल्स को देखते हुए अपना बिजनेस मॉडल को तैयार करना है। और अगर ये वहाँ पे कोई लिंक ब्रेक है, किसी का स्किल नहीं है, तो ऐसे बंदे को आप हायर करें, सारे काम आप खुद करने की कोशिश ना करें। उसके बाद नो मैटर ऑफ इट साइज और अपीयरेंस, उसका कोई इशू नहीं है। अब आ जाती है हम मैक्सिमम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। देखिए हमारे पास पाकिस्तान में बहुत कुछ है, और दूसरी बात हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ में कह लें या कहीं पर भी, हम चाह रहे होते हैं कि सारी फैसिलिटी हमारे आंखों के सामने हो और घर के अंदर मौजूद हो। ये जो अप्रोच है ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हम एक गरीब मुल्क है और हमारे पास ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा खासा हमें जो ना गवर्नमेंट ने इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में बड़ी फैसिलिटीज़ हैं और लोगों के पास भी बड़ी स्किल्स भी मौजूद हैं और रिसोर्स भी मौजूद हैं। खुदारा उनसे लोगों से इंटरव्यू करें और उनसे शेयरिंग करें। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई चीज़ खुद से ख़रीद के आपको करनी पड़े। हमारी लैब में आप विज़िट करेंगे तो आपको बिल्कुल वो खाली नज़र आएगी, कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। आपको उसके अंदर बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जो बड़े बड़े इक्विपमेंट जो रिजल्ट देते हैं हम सारे आउटसोर्स करते हैं, हम बाहर से उसकी टेस्टिंग करवाते हैं। तो यूज स्टूडेंट एज ए वर्कफोर्स, हम स्टूडेंट को एज ए वर्कफोर्स पे यूज़ करते हैं और उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं एज ए स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि वो बिफोर ग्रेजुएट हो तो उनका जहन अपना बिजनेस वाला बन चुका हो। प्लीज़ आगे चलिएगा, नेक्स्ट स्लाइड चलिए शाहिद साहब। ये हमारी दो बड़ी अच्छी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन दो हमारी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है और इन कैंपस भी हमारे पास बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, उनको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। जी प्लीज़ नेक्स्ट। ये हमारे बच्चों को तस्वीरें अपने काम के जो ना बिजी हैं बहुत, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को डेवलप करना ये बहुत ज़रूरी है। एक होता है एकेडमिक, एक माइंडसेट होता है जो कि डिग्री पे बेस कर रहा होता है। हम समझते हैं कि डिग्री जब मिल गई तो अब पैसा आना भी शुरू हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में क्या होता है? एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में जो भी आपका आइडिया है उस आइडिया को मार्केट में लेकर आके और उसमें से पैसा जनरेट करना है। आपका वो रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट तो ही वो आपके एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, वरना एंटरप्रेन्योरशिप आपकी जो ना वो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ वो काम की नहीं है। जी सर प्लीज़ आगे चलिएगा। तो जी हम करते चले गए रैंडम। हमें ये भी नहीं पता था कि हम हमारी प्रोडक्ट्स या हमारी जो प्रोटोटाइप्स होंगे वो कहाँ पे हिट करेंगे, लेकिन हमारे में जो कैपेसिटी थी, जो कैपेबिलिटी थी, हम करते चले गए डिफरेंट डायरेक्शंस में। हम हेल्थ में भी गए, हम टेक्सटाइल्स में भी गए, स्मार्ट टेक्सटाइल्स में भी गए, फिल्ट्रेशन में भी गए। तो मैं चंद बड़े क्विकली मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगा, फिर उसके बाद हम फिर दोबारा एंटरप्रेन्योरशिप पे आ जाएंगे। शाहिद साहब नेक्स्ट कीजिएगा। जी जनाब। अब एक ये प्रोडक्ट जो अच्छा, जैसे ही हमने प्रोडक्ट डेवलप करते गए तो हमने आउटरीच किया। कहते ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जब तक आप लोगों तक आप जाएंगे नहीं, बाहर निकलेंगे नहीं, वो अपनी चीजें लेकर आप लोगों को बताएं और बताने के साथ साथ क्रिटिसिज्म सुनने के लिए भी तैयार हो जाए। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। वो क्रिटिसाइज बेसिकली वो फीडबैक होता है।
आप ये देखें डिफरेंट हम जो है ना टाइमिंग्स में एग्जीबिशंस में करते रहे, लोगों ने हमें बताया कि आपकी ये 1 2 3 4 ये प्रोडक्ट्स जो है ना इसमें बहुत पोटेंशियल, इसमें आप लोग काम करें। हमें इतना बेशक अंदाजा नहीं था, लेकिन लोगों ने बताया जब विजिट किया कि भाई इसका पोटेंशियल, आप लोग हमें इसको डेवलप करके दें। प्लीज आप नेक्स्ट कीजिएगा। जी माशाल्लाह। क्योंकि लोगों ने जब बताना शुरू किया, मैं आपकी चीज इसमें यहाँ पे बताना चाहूँगा, शायद वो एक स्लाइड में आगे हो। तो जब हमारी एक जो प्रोडक्ट में एक मिसाल देता हूँ, हम में से कोई लोहार हो, स्पेशलिस्ट हो जो स्टील का काम करता हो, और वो उस पे उसको बड़ा नाज है अपने काम पर, उसके बहुत ही स्किल्स हैं, उसने कोई एक छोटी प्रोडक्ट बना ली, वो मार्केट में लेके आना चाहता है, लेकिन लोगों ने उसको फीडबैक दिया कि आपकी प्रोडक्ट बड़ी वजन वाली है, इसको हम जेब में नहीं रख सकते। तो बजाय उसको वो इसको क्रिटिसाइज करे, वो ये कह के नहीं यार आपको तो फिर टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पता ही कुछ नहीं है, बल्कि उसको पॉजिटिव ले, उसका वजन को कम करने की कोशिश करे। ये भी हो सकता है उस स्टील की जगह, मिसाल की हम बात बढ़ते, कोई स्टील की किसी ने कुर्सी बना दी, तो किसी ने कहा भाई इसके जो जो नीचे जो 4 जो पहिए लगे हुए वो जो ना लकड़ी के होने चाहिए, तो आपने उसको लकड़ी कर दिया। अब आपका 50% आपकी चेयर स्टील की बनी और 50% आपकी वुड की बन गई। फिर आप जैसे मार्केट में लगे, उन्होंने कहा भाई इसका बैठने का इसमें तो भाई फोम लगना चाहिए, ये तो लग रहा है, तो आपने फोम वाले को अपने पार्टनर बनाया, उससे फोम बनाया। अब वह कुर्सी में 3 शिरकतें हो गई। अब देखिए जो आइडिएटर था वो ये समझ रहा था कि मेरी प्रोडक्ट जो ना बड़ी जबरदस्त है, लेकिन हकीकत में जो सक्सेसफुल जो प्रोडक्ट होती है उसमें सिर्फ 20 या 25% जो ना ओरिजिनल आइडिया होता है, बाकी दूसरों के मशवरे और फीडबैक होता है और दूसरों की टेक्नोलॉजी होती है। तो ये जहन में रखिएगा। ये जो आपके सामने एक आ रही है, हमने एक वाटर प्रूफ ब्रीदेबल टेक्सटाइल बना, ये भी बहुत बड़ी मार्केट है। सर जी आप नेक्स्ट चलाइएगा प्लीज, नेक्स्ट चलाइएगा। इसी तरह हमने वाटर फिल्टर्स डिफरेंट मॉडल बनाए, ये भी एक बड़ी कमर्शियल प्रोडक्ट है, बड़ी ज़बरदस्त मार्केट में आ सकती है, थोड़ा बहुत हमने इसको मार्केट में किया भी है। प्लीज़ इसमें खासियत ये कि इसमें बैक्टीरिया पास नहीं होते, यूवी की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये भी आप देखें कि टेक्सटाइल में बड़े डाइज के और बड़े मसले होते हैं। हम इसमें से आप देखें 2 इसमें बॉटल्स बनी हुई है, 25 मिनट के अंदर अंदर पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। आगे चलेंगे जनाब। अब देखिए पानी की बोतलें हमारी खाली होती हैं, इतना नुकसान होता है, हमने इस बोतल को कन्वर्ट कर दिया कपड़े में, नैनो फाइबर्स में कन्वर्ट किया। अब इसका हमने जब फिलहाल हमें नजर नहीं है कि इसका फायदा क्या, हम बैठे बैठे एक्सीडेंटल हमने ऑयल का कतरा गिरा तो ऑयल उसने जज्ब कर लिया और पानी इसमें से फिल्टर हो गया। ये आप जगह देख रहे हैं, इसमें हमने ऑयल और पानी को ऊपर मिक्स कर दिया। जैसे हमने इसमें डाला तो ऑयल जो है ऊपर रह गया और बिल्कुल साफ शफाफ पानी इसमें से निकल आया। तो ये जैसे हम कराची के साहिल समंदर पे जो किनारों पर जो भी बेड़े होते हैं इसमें बहुत ऑयल होता है, अगर इसको हम टरबाइन के चरखे बना लें, अगर इसकी कश्ती पीछे इसको 2-4 चक्कर लगाएं तो एक हमारा आइडिया है, तो उसको हम बड़ा प्रैक्टिकली इसको हम सफाई कर सकते हैं। सर आगे चलें। अब ये हमने ऐसे फाइबर बनाए जो उसको आप खा भी सकते हैं। जो पार्किंसंस का डिजीज हो जाए जिसमें हाथ यूं कांपते हैं, उसमें ये होता है कि ड्रग एक दफा खाता है, शुरू में 8 घंटे तक रिलीज करना चाहिए, फिर 16 घंटे तक रिलीज करना चाहिए। तो ये ऐसे मटेरियल बनाए जो हम खा सके। अभी देखिए ये हमने डेवलप तो किया है, अभी हमें नहीं पता कि मार्केट में जाएगा, लेकिन हमने डेवलप कर दिया। अब ये इसकी भी बड़ी पोटेंशियल है। आप देखिए कि पाकिस्तान के मेडिकल इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है। प्लीज आगे चलिए। ये आर्टिफिशियल वेन्स हैं, ये आर्टिफिशियल जो वेन्स वगैरह कट जाती हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 से 4 महीने के बाद इस पर खुद ब खुद अंदर दूसरी वेन आ जाएगी, खुद ब खुद अंदर डिजॉल्व हो जाता है। ये भी बड़ी जबरदस्त इन्वेंशन है। प्लीज आगे चलिएगा। अब थोड़ा सा आते हैं तो हम मुद्दे की तरफ ना। ये वो जो शाहिद साहब भी कह रहे थे, एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मैंगो वगैरह में या गुआवा बनाना में एक फ्रूट फ्लाई आती है खास किस्म की, ये पूरे मैंगो को खराब कर देती। हमने ये एक प्रोडक्ट बनाई, ये स्पेसिफिक, हम अगर फील्ड में आप देखें इसमें वीडियो भी चल रही है, इसमें मक्खियां अंदर मरी हुई हैं। मक्खी कहीं पर भी होगी ना, 1 एकड़ दूर होगी, वो इस पर अट्रैक्ट होती है और टच करते ही मर जाती है। और ये तकरीबन 1 से 1.5 महीना ये काम करती है, कभी कभी 2 महीने, मौसम पे डिपेंड, 2 महीने काम करती है। 1 एकड़ में 4 से 5 हम इसको लगा देते हैं और ये भी प्रोडक्ट हमारी बहुत चल रही है। इसी प्रोडक्ट को देखते हुए हमें ये महसूस हुआ कि क्यों ना हम अपनी एक कंपनी हम रजिस्टर्ड करें,
फिर हमारे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आया था, हमने मेहरान यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर है हमारा, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, उसमें हमें तकरीबन 1 साल की इंक्यूबेशन मिली और वहाँ से हमने इस काम को भी स्टार्ट किया। सर आगे चलिएगा प्लीज़। तो फिर हमने ये स्टार्टअप लिया, कंपनी को स्टार्ट किया, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें बहुत ही एक दिन के हमारी जो है कंपनी भी रजिस्टर्ड हो गई और फारूक साहब और हम मिलकर और दूसरी हमारी बड़ी इसमें टीम दी और हमने अपने स्टूडेंट्स को इंगेज करके जो अपने अपने गांव में वो बैठे हुए वहीं पे इसकी मार्केटिंग भी करते हैं, उसको हम आगे भी चलाते हैं। प्लीज़ नेक्स्ट चलाइए। अच्छा, इतनी सारी कर लेने के बाद आपने देखा कि हमने ना फेस मास्क भी डेवलप किया हुआ था, ये हमने 2014 में इसका काम किया हुआ था। अब अचानक से ये जब कोविड-19 का जब चाइना में जब जैसी वाक़यात रोनम हुआ तो हमें ऐसा महसूस होने लगा कि लगता है कि अब इसका टाइम आ गया है कि अब फ्लाई ट्रैप या वाटर फिल्ट्रेशन उसको भले थोड़ा सा पीछे करें प्रायोरिटी वाइज, और फेस मास्क जो है मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान में शायद हम हिट कर जाएं। अब चूंकि जो फेस मास्क होते हैं वो दूसरी टेक्निक से बनते हैं, उसकी मशीन बहुत एक्सपेंसिव होती है मास्क को बनाने की। अब पाकिस्तान में जैसे हमने कहा कि बर्डन एंड अप्रोच, कि हमने देखा भाई पाकिस्तान में किस तरह से मास्क बन सकता है, वो बन सकता है स्टिचिंग के थ्रू। हमने क्या किया, हमने स्टिच मास्क लिया और स्टिचिंग की हमने हमने लोगों से राब्ते किए, अच्छी जो स्टिचिंग यूनिट थे। हमने कुछ मार्च से जो फरवरी का जो आखिरी हफ्ता था, आखिरी 2 हफ्ते थे, हमने उसमें बहुत दिन रात मेहनत की, हमने उसको डेवलप किया, नैनो फाइबर उसके साथ लगा के एक हमने प्रोडक्ट मार्च में हमने लॉन्च कर दिया। प्लीज आगे चलिए। माशाल्लाह। और यकीन माने हमें नहीं पता था कि इस तरह से चलेगा। अब इसका प्रिंसिपल ये सिंपल, वैसे जो भी मार्केट में या दुनिया भर में जो भी मास्क मिलते हैं जो टेक्सटाइल कपड़े के होते हैं वो वॉशेबल तो होते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं होते कि जो कि आपके N95 के लेवल पे जाके उसको टच कर रहे हो। क्योंकि देखो नैनो फाइबर, क्योंकि देखिए कोविड-19 भी वायरस भी बहुत छोटा है, इसलिए नैनो फाइबर इसको मैं आसान जबान में अगर मैं समझाऊं वो ऐसा होगा कि जैसे हम खिड़कियों में अगर ये कोई नमक पारे वाली जो जाली होती है, बड़ी जाली होती है, उसमें मच्छर मक्खियां आराम से अंदर आ सकती है। अगर जब बिल्कुल बारीक अगर जाली लगा दे तो मच्छर मक्खी अंदर नहीं आएगी। इसकी भी बिल्कुल यही मिसाल है। ये जाली देख रहे हैं, इतनी बारीक जाली हम बनाते हैं जो कपड़े की बैक साइड पे हम इसको लेमिनेशन कोटिंग कर देते हैं और उसमें से वायरस बैक्टीरिया वगैरह पास नहीं हो सकता। लेकिन कमाल की बात है कि ये इसमें से हवा बहुत आसानी से पास हो जाती है, क्योंकि आप देख, ठीक है, ये इसकी ना बड़ी ब्यूटी है। और ये इसी में हमारी पीएचडी थी, लिहाजा वो माशाल्लाह इसमें यहाँ पे काम भी आ गई। हमने इसको बजाय इसकी करोड़ों की मशीन, इसमें ना 2 किस्म, अगर ये इस किस्म के मास्क जो भी अभी दुनिया में लोग बना भी रहे हैं, बहुत कम लोग बना रहे हैं, बना भी नहीं, उसमें 2 किस्म की मशीनरी दरकार होती है। एक तो चाहिए नैनो फाइबर की मशीन को बनाने की कम से कम भी 2.5 से 3 करोड़ रुपए की मशीन है, कम से कम भी जो स्टार्ट होती है 2.5 से 3 करोड़ रुपए की मशीन है जिसमें ये फाइबर बनाए जाते हैं। उसके बाद होती है मास्क को जो शेप देने की जो मशीन होती है, वो भी कम से कम भी ना 80 लाख से शुरू होती है, करोड़ों में जाती है। हमारे लिए चैलेंज क्या था कि नैनो फाइबर्स तो हमारे लैब स्केल में थी, क्योंकि लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था मार्च के महीने से और कुछ इंपोर्ट भी नहीं, और हमारे पास ऑनेस्टली सब कुछ खुला हुआ भी होता तो पैसे तो हमारे पास थे नहीं कि हम ये खरीद सकते। तो हमने लोकली जो है ना इम्प्रोवाइज की कुछ चीज़ों को, हमने इसको लार्ज स्केल पे चले गए और माशाल्लाह अब इसकी हम बल्क प्रोडक्शन करते हैं। आज हम कह सकते हैं बड़े फख्र से कि 5000 मास्क की तैयारी हम एक दिन में हम आराम से कर सकते हैं। 5000 तैयारी एक दिन में कर सकते हैं, जो कि अभी हम कुछ दिनों में इसको भी डबल करने वाले हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँ वो कैसे किया हमने। तो ये बड़ी सिंपल सी, मैंने बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, आपके सामने सारी चीज़ें। ये आपको जो वायरस की उसकी तस्वीरें, ये किस तरह से मैं उसको लेमिनेट किया हुआ है, किस तरह से मैं उसको स्टिच किया हुआ है। सर जी आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। इसकी भी प्रॉपर्टी सारे कंपैरिजन है, ये आप आगे चलिए। इसको बेशक इसके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। पहले हमने ऐसे थैली में देना शुरू किया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्रिंटिंग कहीं से नहीं हो सकती। अब कुछ दिन पहले हमारे पास माशाल्लाह डब्बे भी आ गए, सारी चीज़ें आस्ते आस्ते। देखें, हमने आइडियल टाइम का इंतज़ार नहीं किया कि भाई डब्बे आएंगे, पैकिंग होगी जी, बड़ा नाम शाम होगा, उसके बाद करेंगे। नहीं, हमने थैली में लोगों को तक पहुंचाना शुरू कर दिया। और इस डब्बे की शेप में आप जो देख रहे हैं, इससे पहले तक हम 25,000 मास्क मार्केट में बेच चुके थे, माशाल्लाह। हम बेच चुके थे। उसके बाद अब ये आए हमारे हाथ में।
अभी हमें नहीं पता, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब और आगे जाके और अच्छी चीजें होगी, ये मैं बहुत ये जीशान साहब आप म्यूट हो गए। जी जी अच्छा चलें। जी। अब जी चैलेंजेस हैं, देखिए हर कोई जब भी हमें कोई मसले आते थे, देखने की तो इतनी सी प्रोडक्ट है, इसमें नोज वायर लगती है, इसमें लूप लगते हैं, अब ये कहाँ से आएंगे सारे सामान, सारी दुकानें बंद। फिर हम अपनी लाइफ में रिस्क लेके हम मास्क वास्क पहन के अपनी गाड़ी में निकलते, कराची जा रहे हैं, कभी किधर जाते हैं, लोगों से मिन्नतें समाते, घर से काम करवाते हैं। और ये अब वर्क लॉकडाउन, हम लोग कहते हैं यार लॉकडाउन जैसे खुल जाएगा तो हम आपका ही काम कर दें, हमने कहा फिर तो बहुत देर हो जाएगी, जो भी करना है लॉकडाउन में ही करना है। और ये इसकी मास्क प्रोडक्शन हमने किया, स्टिचिंग मास्क की बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारे जो टेलर्स हैं, अब ये ईद का जैसे टाइम है, सारे टेलर हमारे चले गए जो भी थे, क्योंकि वो कहते हैं हम तो भी जो है ना सिलाई जोड़े सिलाएंगे उसमें बहुत पैसा है, मास्क में हमें सेविंग नहीं हो रही। तो ये भी हमारा पाकिस्तान कल्चर है, इन चीज़ों में इस कल्चर को भी हमें जो ना देखना होगा, ये बहुत बड़े चैलेंज है। सप्लाई चेन हमें मसला आ रहा है, अगर B2B जाए या B2C जाए, तो हमने अभी दोनों ही चला रहे हैं, B2B भी चला रहे हैं, हमें पास ऐसे भी लोग आए, कुछ लोगों ने कहा कि हम जो ना इसको हम जो ना आगे लोगों तक पहुंचा, अच्छे लोग भी आए, कुछ ऐसे लोग भी आए हमसे जो ना उन्होंने 10,000 मास्क उठाए, उन्होंने आगे उसको हाई प्राइस में, अननेसेसरी हाई प्राइस पे जाके बेचा, जो कि हम नहीं चाहते थे कि इस तरह हो, तो इसलिए डायरेक्टली हमें B2C पे भी जाना पड़ा। सर जी आगे चलें, आगे चलें। और जहाँ तक थर्ड पार्टी टेस्टिंग की बात है, और टेस्टिंग के भी इसके बहुत बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में। हमारे पास TTI लैब है पाकिस्तान में, लाहौर में, वो माशाल्लाह इस पर बहुत काम कर रहे हैं, दिन रात उस पर लगे हुए हैं कि इसकी लोकली डेवलपमेंट करें, हम उनके लिए दुआ करें, इंशाल्लाह वो भी डेवलपमेंट कर लें, क्योंकि इसकी मास्क की और ये जो भी PPE की जो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग की जो भी टेस्टिंग्स हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, और ये फॉरेन बाहर से करवानी पड़ती हैं। अगर ये लोकली सा इस्टेब्लिश होता है तो हमारे लिए बहुत सारे बैरियर ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके लिए हम दुआ गो हैं कि काफ़ी लोग इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें TTI वन ऑफ द लैब। अच्छा अब हम आगे चलते हैं मॉडल की बात, शायद एंटरप्रेन्योर काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड भी हों। अब देखिए हम लोग जो है ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, अब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने के साथ साथ हमने ये स्टार्टअप भी लिया है। वो अलग बात है कि हमारी कुछ परसेंटेज यूनिवर्सिटी को भी डेफिनेटली एक सेटअप है, उसके थ्रू जो भी हमारी रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी का भी नाम भी हो रहा और यूनिवर्सिटी की ये आउटपुट भी है एक्चुअली, और यही वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी की आउटपुट है। आजकल की जो डेफिनेशन है यूनिवर्सिटी का आउटपुट, ये नहीं होनी चाहिए कि कितने PhD हमने प्रोड्यूस कर लिए या कितने मास्टर्स किए, वो तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमने कितना रेवेन्यू जनरेट करवाया यूनिवर्सिटी की वजह से, कितनी स्टार्टअप्स निकले, कितनी कंपनियां हुई, कितने लाइसेंस हमने दिए। आप MIT की, हार्वर्ड की, स्टैनफोर्ड की, हांगकांग की जो दूसरी यूनिवर्सिटी आप देखें, उसकी जब एनुअल रिपोर्ट आती है स्टूडेंट आउटपुट के साथ साथ ये रिपोर्ट भी शामिल होती है कि उन्होंने दूसरी कंपनीज कितनी स्टार्टअप्स उन्होंने बनाए। तो ये देखें कि हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं कि यूनिवर्सिटीज में के थ्रू भी हम कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज के बाहर रह के भी स्टार्टअप कंपनियां इंडिपेंडेंट एक एम्पायर बन सकती है। इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं जिस तरह से अभी हम लोगों ने किया है। प्लीज नेक्स्ट कीजिएगा सर। बस हमारी अभी प्रेजेंटेशन खत्म होने वाली है, अबाउट टू एंड है। अभी कुछ सवाल ले लेंगे इंशाल्लाह, कुछ क्वेश्चंस में जी जी। बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो अकम्पलिशमेंट देखिए, हमने यहाँ पे 7 पॉइंट तक हमें फाइल करने में कामयाब हो गए, और हमारे पब्लिकेशन से ये सारे एकेडमिक जो है ना अचीवमेंट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें हमने आउटरीच किए, कॉन्फ्रेंस पेपर्स किए हैं, और इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं जिसमें नीचे लिखा होगा, एक PSA प्रोजेक्ट और दूसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब माशाल्लाह हमें HEC से अभी फंड रिलीज तो नहीं हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव हुआ है, तकरीबन 100+ मिलियन का प्रोजेक्ट है, और उसमें यही फ्रूट फ्लाई का प्रोजेक्ट है। इसमें हमें 3 प्रोडक्ट्स जो है ना हमें डेवलप करनी है, वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को डेवलप होकर वो इंडस्ट्री में जाएगी। आप अंदाजा करें वहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट के साथ साथ मसला कितना बड़ा हल होगा, आप ये देखें। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के और HEC के कि ये इस लाइन पे अब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि ऐसे प्रोजेक्ट को फंडिंग की जाए जो बिल्कुल स्पेसिफिक हो, और उसमें ये नहीं कि सिर्फ मास्टर PhD स्टूडेंट निकले, बल्कि प्रोडक्ट निकले डायरेक्टली। तो ये भी बड़ा एक अच्छा मॉडल है जी। प्लीज नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, जहाँ तक प्रोडक्ट की फीडबैक की बात है, हमें नेगेटिव फीडबैक भी एक दो, जैसे अभी हम आपका भाई लूप टूट रहा है, भाई वो तो भाई मुंह पे आ जाता है, सांस नहीं ले पा रहे, हमने उसको फीडबैक वर्कआउट किया, लेकिन
मेजॉरिटी जो हमें जो फीडबैक मिले उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स रखे हैं। जो भी कहता है कि आपका मास्क जो है ना बहुत ही कंफर्टेबल है, उसमें 3 चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया कि कंफर्टेबल क्यों है, बिकॉज उसमें ब्रीदिंग है उसकी बड़ी अच्छी है। इसी तरह एज ऑफ नाउ हमने माशाल्लाह स्केलिंग करने में हम कामयाब हुए। हमने मशीन भी खुद बनाई, हमने इंतज़ार नहीं किया कि बाहर से कोई मशीन इंपोर्ट करेंगे। और इसमें हमने ये भी किया, जो नैनो फाइबर बनाए साथ साथ इसकी जो मशीन बना वो भी, इसको भी स्केल अप किया। प्लस में अब हम जो ना दूसरी कंपनीज को भी नैनो फाइबर शीट्स भी बना के दे रहे ताकि वो भी ये वाले मास्क बना के आगे एक्सपोर्ट कर सकें या जो भी। माशाल्लाह। तो ये कुछ हमारी अचीवमेंट्स ही थोड़ी बहुत आज तक की, ये से तकरीबन 3 महीने की। शुरू तो खैर बहुत पुरानी स्टोरी हुई थी और 3 महीने तक यहाँ तक आके पहुंचे। ये सर जी अब एग्जिस्टिंग कहानी आपकी जो है ये तकरीबन 3 महीने की है। तो सर माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला आफियत अता फरमाए। तो सर आपने ये पहला सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि आपने ये आईबी से एमबीए कब किया था सर आपने? सर जी एमबीए मैंने नहीं किया। अच्छा एक मैं एक वो ये भी जो है ना, मुझे पता है आपने नहीं किया, लेकिन आप एक ये एक बात एक एक एमबीए एक वाली हमने करी जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया था जिसने हमें आईपी की अंडरस्टैंडिंग दी थी, और वो माशाल्लाह बड़ा बड़ा ही फायदेमंद साबित हुआ। जी जी जी। तो माशाल्लाह जनाब हमारे एमबीए के पार्टिसिपेंट्स, व्हाट अ ग्लेयरिंग एग्जांपल नासिक साहब। तो ये सर जो एमबीए बीबीए वाले हैं ये तो उल्ट सोचते हैं जो आपकी कहानी थी। तो ये तो फिर इनको तो अनलर्निंग करनी पड़ेगी, जो इन्होंने पैसे खर्च कर रहे हैं, ये हमारे भाई 10-10 लाख ऐसे, ये शुक्र है ये कर रहे हैं ताकि हमारा भी दाल रोटी चल रही है प्रोफेसर की। तो इनको क्या नसीहत करेंगे यार, ये तो ये नासक साहब ने नहीं 4 साल पहले बीबीए किया, अब फिर 2 साल के लिए एमबीए के लिए फिर हाजिर हो गए हमारे आईबीए में फिर आ गए। ये कहते हैं मेरी लर्निंग पूरी नहीं हुई। असल में देखिए ये हर जगह मसला है कि देखिए मसला दोनों तरफ में। यूनिवर्सिटी प्लस जो लर्नर है ना, उसको खुद को नहीं पता होता कि मैं उस इंस्टीट्यूट में जा क्यों रहा हूँ। और ऐसे एमबीए किए हुए अच्छी एग्जांपल्स भी हैं मार्केट में, ऐसी बात नहीं है। अच्छे अच्छे लेकिन लोग मैं हैं कुछ। समझता हूँ जो वो जब इतने मैच्योर इनफ हो जाते कि यार हमने एमबीए तो कर लिया, लेकिन वो जो प्यास थी ना वो नहीं बुझी, इसलिए वो आपकी तरफ आ जाते हैं सर, मैं ये समझता हूँ। ये आमिर रजाक साहब ने सवाल पूछा है कि कितना अरसा लगा पैसे बनाने में? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू एक्चुअली अर्न मनी? मनी पहला पैसा देखिए, कब आया? पहला पैसा तो पहले दिन ही आना शुरू हो गया था, लेकिन ब्रेक माशाल्लाह। इवन पे हम तो 20,000 मार्च जब सेल किए तो हम ब्रेक इवन पे आ गया था। अच्छा माशाल्लाह, तो आपके सवालों के जवाब आने भी शुरू हो गए वैसे। अच्छा जी जनाब, तो जनाब और कोई सवाल जनाब को पूछना चाहे जिशान साहब से कि, तो सर जी जनाब आमिर जहूर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। उनकी आवाज नहीं आ रही। कांट हियर सर यू। सर इनके पास लूकस का कोई सोल्यूशन है कुछ ऐसा? इसका लोकल का सोल्यूशन? सॉल्यूशन से क्या मुराद है आपकी? यार सवाल सही पूछो ना यार। ये टिड्डियों का। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा टिड्डियों का, जी जी भाई इसका बिल्कुल हो सकता था, मतलब हो सकता है, जो इससे एक्सपर्ट होंगे, मैं तो उसका एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो मतलब ये नैनो से नहीं है शायद उसका। चले नहीं, मतलब होगा इल्म तो अल्लाह ताला के पास, लेकिन अब वो जब हम पे नाजिल होगा तो सोचना इंशाल्लाह पड़ेगा। देखेंगे। जी जी अहमद और साहब जल्दी से पूछें। ये आमिर साहब की आवाज नहीं आ रही। अच्छा ये पूछने के कराची में आपका मास्क कहाँ से मिलेगा? अच्छा कराची में हमारा जो ना सीओडी सिस्टम है, एक यहाँ पे नंबर भी इस पे आ गया है गायब में, हमारे किसी सेल्स के पर्सन ने दे दिया है हमारे, आप चेक चेक बॉक्स में आप देखेंगे अच्छा तो ठीक वो है। आपको ऑर्डर लेने आपको सीओडी हो जाएगा, चेक कैश ऑन डिलीवरी हमारा अक्रॉस पाकिस्तान मौजूद है पूरा। महरोज नफीस साहबा, ये खातून है गालिबन, वो पूछ रही है हाउ डिड यू डिजाइन दी माइक्रोफाइबर मशीन, ये कैसे बना ली सर? अच्छा ये कैसे बना ली? ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। देखिए मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा कि जैसे डैम, आपने आजकल जो ना पानी के डैम बनना देखे होंगे, छोटे छोटे लोग जो ना पानी जैसे बह रहा होता है छोटे डैम बना लेते हैं, देखे ना आपने? और एक बहुत बड़ा जैसे रावी डैम, बहुत बड़े बड़े डैम है, तो हम समटाइम जब बहुत बड़ा देखते हैं ना तो हमारी रिसोर्स इतनी होती नहीं, हम खामोश होकर बैठ जाते हैं। हमने क्या किया, वो छोटी छोटी चीज़ों करते करते जोड़ते गए, वो बड़ा बन गया। इसकी मिसाल यूँ समझ लें आप, अगर हमने जी एक डैम, अगर ये बड़े की जगह छोटा डैम हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 200 के साथ, तो वो बड़ा जी बन जी गया। बस ठीक ठीक। ओके जी।
तो महरोज नफीस साहब, सॉरी ही इज अ बॉय जी। अच्छा, ज़ीशान खत्री साहब को मैं एक तो मुबारकबाद देना चाहूँगा। इट्स अ माशाल्लाह। वेरी बिग अचीवमेंट माशाल्लाह, स्पेशली फॉर आवर कंट्री। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जो नैनो फाइबर्स में मैं गोटेक्स कंपनी की उन्होंने मिसाल दी है, मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर था पाकिस्तान का। तो ये जो आप तो ब्लड बेहतर समझते हैं। वेसल्स जो मैं बहुत अच्छी तरह, मैं जब आपने नैनो फाइबर बोला तो मैं आपको बताना था कि गोटेक्स में चीजें, फिर माशाल्लाह वो ऑलरेडी आपने दिखा दी कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जी तो वही ब्लड वेसल्स का बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जो आपने ये ब्रीदेबल जो बना दिया फैब्रिक, वो बहुत काम होता है। मैं इसके बाद एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, नैनो टेक्नोलॉजी में बाहर बुलेट प्रूफ फैब्रिक के ऊपर बहुत काम हो रहा है और बन चुका है, ये जी बन बिल्कुल। चुका है बाहर। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा, पूरे आपके जो आर्म फोर्सेस हैं वो आपकी गाग बन जाएंगी जहाँ बुलेट प्रूफ। और ये बिल्कुल फैब्रिक के अंदर वो इस तरह बना देते हैं यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी, गोली असर नहीं करती। तो आई एम श्योर ये आपने बाकी चीजें सब बना ली हैं जिनका सबका बहुत फायदा है मुल्क के बस लिए। ठीक है, थैंक यू जी आमिर साहब, टाइम उस पे थोड़ा भी काम जी, किया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये सर जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छा। आमिर साहब हमारे सीनियर फेलो हैं और ये पाकिस्तान में कॉल सेंटर बनाया और ही इज अबव 60+ एंड स्टिल एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। आपकी कहानी किसी दिन सुनाए ना मेरी क्लास को आमिर साहब। अच्छा जी, इंशाल्लाह। तो जनाब उसके बाद ये सवाल आया कि ये हमारे साहब सलमान लोधी साहब पूछ रहे हैं, वेयर आर यू गेटिंग इंस्पिरेशन सर? ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही है सर ज़ीशान साहब? ये कोई आइडियाज कहाँ से आते हैं, एनर्जी इंथुजियाज्म कहाँ से मिल रही है? सर जी एक मैं बड़ी यहाँ पे अजीब एक बात बोलूँगा कि आइडियाज़ जो है ना, मेरा इस पर तो अब ईमान बैठ चुका है अच्छा जी, कि आइडियाज़ जो ना अल्लाह ताला की तरफ से नुज़ूल होता है। अच्छा जी। लेकिन नुज़ूल सिर्फ एक बंदे पे नहीं होता है, सब पे होता है। हम्म, चाइना में भी हो रहा होता है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, गुजरांवाला, कराची, अमेरिका, सबके जहन में। इसकी मैं मिसाल ये दूंगा, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जब मार्केट में हम जाते हैं, कहते हैं यार ये तो चीज़ मेरे जहन में आई थी लेकिन मेड इन चाइना, जेब खरीद के लेकर आ जाते हैं। यही वो फ़र्क है। उस वक्त 1 साल पहले आपको भी जहन में आया था और चाइनीज के भी जहन में आया था, उन्होंने उठ के कर दिया और हम ये सो गए। ये फ़र्क है। तो ये जिस तरह हम FM रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं ना, कि ट्यूनिंग करते हैं कि हमारा चैनल मिल जाता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि अब चैनल मैंने लगा दिया तो अब शायद किसी को जो ना वो वाला वो अब गाना नहीं सुन सकते या वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप भी ट्यूनिंग कर सकते हो। यहाँ पे खेल है स्पीड का, खेल है नंबर 1 होने का, खेल नहीं है आखिरी वाला बंदा नहीं हो। मैं इसकी सर मिसाल देता हूँ, बात लंबी नहीं करूंगा, अच्छा बहुत छोटी सी मिसाल दूंगा, समझ में आ जाएगी बात। कि 3 दोस्त हो, वो जंगल में भाग रहे हो और उनके पीछे शेर लगा हुआ हो, तो उन तीनों दोस्तों की अप्रोच क्या होगी? हर कोई ये कहता है कि हमें बहुत तेज भागना होगा, मैं कहता हूँ नहीं। कोई कहता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में, मैं कहूँगा नहीं, एक ही डायरेक्शन में भागें और उसमें जो सबसे आखिरी जो तीसरा बंदा होगा ना, वो शिकार हो जाएगा और जो बीच में होगा वो भी बच जाएगा, जो आगे होगा वो भी बच जाएगा। तो ना आपको पहले नंबर पे आने की जरूरत है, ना आपको दूसरे, आपको तीसरे नंबर पे या आपको आखिरी नहीं होना, ये बस जहन में प्रॉपर रखना। तो मैं समझता हूँ हमारे पास इनफ पोटेंशियल है, आइडियाज हमारे पास सबके पास है, सिर्फ हमारे पास नहीं, सबके पास है। तो जनाब वेरी गुड। यहाँ पे एक सवाल पूछ रहे हैं ईरान से अली यूसुफी कि आपने मास्क को टेस्ट किया कोरोना के लिए? जनाब कैसे टेस्ट किया है सर कोरोना वायरस के लिए? अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल उन्होंने किया है। देखिए जो जिस किस्म के हमने मास्क बनाए हुए ना, हमने जिस पैरामीटर्स में बनाया, ये ऑलरेडी जापान और चाइना और साउथ कोरिया ने ये मास्क बनाए हैं, ठीक है। और वहाँ में उसकी असिस्ट भी है। तो हम ये अज्यूम करें कि क्योंकि वही चीज़ मेड इन पाकिस्तान है। अब उसकी टेस्टिंग जो थर्ड पार्टी की है, मैंने आपको एक लैब का जिक्र भी किया था, TTI लैब, क्योंकि इसकी बड़ी स्पेशलाइज्ड एक मशीन्स आती है विच इज़ नॉट वेरी मतलब इजीली अवेलेबल। तो वो टेस्टिंग फेज में चल रही है हमारी। इंशाल्लाह एग्जैक्टली हमारी टेस्ट की भी जो है ना बहुत जल्द हमारे रिजल्ट आ जाएंगे। हमने इनको यूरोप में भी भेजे हुए और पाकिस्तान में भी इसके टेस्ट हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी हम इनको बता देंगे कि कब इसका रिजल्ट आ जाएगा। माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जनाब ये देखें, हमारे एक भाई गाड़ी में बैठकर आपकी बात सुन रहे हैं सर। ओप्पो F3, ये कहाँ बैठे हुए जनाब प्यारे भाई हमारे? ये आप कहाँ से
ऊंची करें, म्यूट करें, अनम्यूट करें, यानी अनम्यूट करें अपने आप को। ये जनाब इस वक्त पता नहीं कहाँ से, ये जनाब लाहौर में बैठे हुए। कहाँ से जी? अब्दुल रऊफ, लाहौर। लाहौर सर, ये देखें आपकी मोहब्बत में ये गाड़ी में बैठे हैं काफी देर से। ये जी मैं बड़ी जरूरी डिस्कशन थी तो मैं सुन रहा हूँ। कहाँ चल रहे हैं? जी मैंने कहा इम्पोर्टेंट बातें थी, नॉलेजफुल थी, तो मैं इनको जरूरी सुन रहा हूँ कि गाड़ी रोक के मैं सुन लेता हूँ। सर इल्म के मोती, हिकमत की बातें, किताबें अपने आबा की। तो आपका तारुफ क्या है जनाब? जरा लाहौर से तारुफ करा दें आपका, आपको हम जान जाएं। जी हमारी कंपनी है एन फॉर बिजनेस, ये काम करती है नैनो टेक्नोलॉजी में। हमारे प्रिंसिपल हैं ग्रीस से। उनसे हम लोग जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं वो लेके आते हैं। उनकी एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान में हम लोगों ने पिछले साल 2 साल से उस पर मेहनत करना शुरू की हुई है। और कुछ मुख्तलिफ किस्म की कोटिंग्स हैं और मुख्तलिफ फंक्शनल कोटिंग्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, जो हम ग्रीस से इम्पोर्ट करके नैनोफॉस कंपनी है वहाँ, उनको हम पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको हमारा आईबी का कैसे पता चला जी? ये मैंने आज ही, मुझे एक मैसेज आया। मैं बेसिकली टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और मैं एलकॉट नगीना ग्रुप में एज टीडी काम कर रहा हूँ 14-15 साल, और कोहिनूर में रहा हूँ। तो उसके बाद बिजनेस में आ गया। तो मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें ये आइडिया आया था, वहाँ से मैं देखा और मैंने। हमारे साथी अब्दुल्ला आपसे रब्ता कर लेंगे। तो हमारी एक स्ट्रैटेजी है JNP स्ट्रैटेजी, आपको पता है जिशान साहब? नहीं, आपको JNP कहते हैं जाने ना पाए, बिल्कुल। तो अब्दुल्ला साहब जाने ना पाए, वो फिर जाने ना पाए। तो ये अब आगे हमारे पास, तो अब इंशाल्लाह। तो हमारे MBA स्टूडेंट्स, एनीबॉडी हैज टू आस्क अ क्वेश्चन जी? जिशान साहब से कोई सवाल पूछना हो? सर लड़ाई शड़ाई नहीं कभी होती सर अपने क्या नाम फारूक साहब के साथ, कोई उछल कूद लड़ाई? तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और यूनिवर्सिटी का तावन भी रहा सर अल्हम्दुलिल्लाह? हर किस्म का रहा, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तावन भी रहा, कुछ ऐसे मिक्स चल। अच्छा, मिक्स भी रहा। हाँ जी, वो ज़ाहिर है इट टेक्स अ बाय। वो लाइफ के चैलेंजेस होते हैं ना, वो मतलब चैलेंज क्या, वो कहते हैं ना कुंदन इंसान बनता नहीं है। तो आप क्या मैसेज देंगे जनाब हमारे नौजवानों को? हमारे ये हमारी ख्वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, इनको आप जिंदगी के लिए, आपने अब माशाल्लाह काफी चोटें खाई हैं, तो ये जापानीज के बारे में बता दें सर। जापानीज लोग हैं, इनकी क्या खूबी है सर? इस कौम में, इन अफराद में क्या खूबी हैं जो हमें अपनानी चाहिए सर? सर जी अगर जी ये अगर कूजे में बंद करो ना, तो जो भी सिर्फ उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, बाकी कुछ चीज़ें जैसे उनकी एक दो ख़राब बातें हैं, उनको अगर फिल्टर कर लें, लेकिन जो मामलात हैं रोज़मर्रा के काम करने का अंदाज, उनका चलने का, उनका देखने का, वो हूबहू बिल्कुल शरीयत के मुताबिक है उनका। ठीक है, अगर उनकी तालीम को देखें, उनका अखलाक में वो बहुत आगे हैं, किसी को वो धोखा नहीं देते, और टाइम के बहुत पाबंद हैं। वो सेकंड्स के हिसाब से चलते हैं, वो मिनटों का हिसाब नहीं रखते, सेकंडों का हिसाब रखते हैं। और एक दफ़ा एक हमारी वहाँ बुलेट ट्रेन चल रही थी, उन्होंने तकरीबन जो 10 सेकंड पहले वो ट्रेन निकल गई वहाँ से, और उसके लिए उन्होंने माफ़ी, हालांकि किसी ने कंप्लेंट भी नहीं की, उसकी भी पूरी कौम से ने माफ़ी मांगी कि 10 सेकंड हम ट्रेन पहले निकाल दी हमने। तो ये ऐसी बहुत सारी मिसाल हैं। और दूसरी बात, उनमें इंफरादियत बहुत है। वो खुददारी जो कहते हैं ना, कि उनको जो भी करना खुद नहीं करना है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा नुकसान उनको ये होता है, वो खुदकशी भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो अपने मसाइल जो है ना किसी को बताते नहीं। यहाँ पे वो इनका जो ना एक लिंक है, जहाँ पे हमें ड्रॉबैक है, की जरूरत पड़ती है, किसी दोस्त की जरूरत पड़ती है कि हम अपना जो ना मसले मसाइल जो हम, जैसे हम अभी ग्रुप में बैठे हुए, हमने एक सर एंटरप्रेन्योरशिप की एक वर्कशॉप कंडक्ट की थी शिंशु यूनिवर्सिटी जापान में ना, तो उनमें हमने इनको एक टूल दिए, एक शीट्स दी, हमने कहा भाई आप अपना बिजनेस मॉडल बना, आप कैसे कैसे करेंगे। तो जब टीम की बात आई तो एक बड़ी अजीब हमने चीज़ देखी कि जब टीम की, जब हमने वो शीट्स उनकी देखी कि सबने इंफरादी अपना अपना नाम लिखा था। हमने कहा भी कोई और बंदा आपके साथ, तो वो सब ये कह रहे नहीं हम अकेले करेंगे। ये एक बड़ा एक मतलब अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस था उनकी। जिशान साहब, आपकी भी माशाल्लाह मेरी तरह दाढ़ी है और दाढ़ी भी डबल है, तो वो जापानीज डर तो नहीं गए आपको देख के सर?
जब भी डरे तो नहीं, लेकिन वो हैरान होते हैं ज़रूर। वो पूछते ये कि इसको ना, वो सवाल ये पूछते कि कितने साल लगे आपको इसको बढ़ाने में, ये सवाल लाजमी पूछते। अच्छा तो फिर हम भी मजाक करते, हमने कहा भाई इसको रात को मक्खन वक्खन लगा के सोते हैं, ऐसी नहीं बढ़ती है। अच्छा जी। वो हर बात को बड़ा वो सच लेते हैं। तो बड़ा तो ये आपका सवाल सर एज ए मुस्लिम भी सवाल पूछ लेता हूँ, एज ए बिलीवर, कि यानी दुआओं का ताल्लुक है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ? क्योंकि सर हार्वर्ड ने तो आर्टिकल लिखा है, हार्वर्ड ने आर्टिकल लिखा है, HBS का आर्टिकल आया, एंटरप्रेन्योर्स फील क्लोजर टू गॉड। वो कहते हैं कि जो रूटीन के लोग हैं ना, जॉब करने वाले, इनको क्या पता, ये तो महीने के बाद सैलरी पे चलते हैं। बिल्कुल वो हार्वर्ड के प्रोफेसर ने आर्टिकल लिखा है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, ईसाई, यहूदी, हिंदू, कोई भी हो, अगर वो एंटरप्रेन्योर है ना, ही कैन एक्सपीरियंस गॉड। तो आपका बिल्कुल। तजर्बा हुआ सर ऐसा कोई पिछले 7-8 सर सालों में हमें कोई तो ऐसा? हर पल, मतलब जब यूनिवर्सिटी में हम, हालांकि यूनिवर्सिटी की सैलरी में हम चलते हैं, लेकिन जब भी हम तजर्बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं, हम इस्तिखारा करते हैं चीज़ों का। और यकीन करें कि हम इस्तिखारा, क्योंकि एक अल्लाह से मशवरा है, और दुआओं के बगैर तो मतलब काम ही नहीं है। और जैसे मेरे माशा कलीग हैं डॉक्टर फारूक साहब, हम दोनों साथ करते हैं। और इस्तिखारा, दूसरी बात कि दुआओं के बगैर, दूसरी बात कि ऐसे ऐसे हमारे इरादे, हम कह रहे थे यार ये चीज़ ऐसे ऐसे हो जाएगी, लेकिन एक अलग ही जर्नी है एंटरप्रेन्योरशिप की। एकेडमिशियन और एंटरप्रेन्योरशिप एक बिल्कुल एक अलग एरा है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है बहरहाल। लेकिन मैं ये माशाल्लाह। कहूँगा वैसे कि जब दो रिसर्च के दौरान भी हमने तो एक्सपीरियंस किया, क्योंकि वो तो हम पैसों पे तो काम कर ही नहीं रहे थे, हमें तो रिजल्ट चाहिए थे। लेकिन रिजल्ट भी यकीन करें कि थ्योरी तो कहती है हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं था। तो हम अल्लाह तक दुआ करें, या अल्लाह तू ही कर सकता, हमें तो नहीं पता इसके अंदर कौन सी केमिस्ट्री है, तू कर दे या अल्लाह, तू ही कर सकता है। अल्लाह ताला पे कर देते हैं माशाल्लाह। और हो वाह। भी जाते हैं, अच्छा हो सर, जाते हैं। इसमें निशान साहब, अल्लाह आप रज़ा खैर दे, दो छोटी सी बातें रह गई। एक तो ये थी कि मैं भूल भी गया हूँ, कि ये बताएं कि सर, हाँ, एक तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं दे वांट टू वर्क विद यू, दे वांट टू कोलैबोरेट विद यू। अगर अच्छे आइडिया हो तो आपसे रब्ता कर सकते हैं सर। अगर कोई नया बिल्कुल कर आइडिया सकते है, हैं, नया बिजनेस आइडिया है, आपसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल कर ठीक है, सकते हैं। तो ये इनका नंबर मौजूद है। दूसरा सवाल ये है कि सर, ये आपके ख्याल में आप यूनिवर्सिटीज में 10 साल बाद यूनिवर्सिटियों को बदलता हुआ देख रहे हैं जी? आर यू सीइंग कि ये इसी तरह चलती रहेगी चाल मस्ताना, नहीं नंबर, सर, ग्रेड्स, रट्टा? यू व्हाट आपको, आप क्या देख रहे हैं, क्या चेंज आने वाली है पोस्ट कोविड एजुकेशन में, एकेडेमिया में, प्रोफेसर में, स्टूडेंट्स में? ये मोनोपोली कायम रहेगी NID की, जामशोरों की, या ये जो है IBA की, और ये जो है हमारा जो गुलाम इसहाक खान, 30 लाख, एक बच्चा आया मेरे पास GIK का कि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, 30 लाख में 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही। आपका सर इनपुट क्या है असल में सर? ना, ये सिर्फ मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। सॉरी टू जी से, जी। ठीक है। सिर्फ कुछ जैसे स्टैनफोर्ड की मिसाल है, हार्वर्ड की, उसमें भी आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास एक बड़ा मसला क्या है कि हम कहते हैं भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो हम कहीं और जाते हुए हमने पहले से एक माइंडसेट किया हुआ होता है जॉब का। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जहाँ तक बात है, मैं सर ये इसमें ये कहूँगा, जो हायर एजुकेशन कमीशन जो इतने बिलियंस रुपीस खर्च करती है, मिलियंस प्रोफेसर्स के ऊपर, जो प्रोजेक्ट्स हम करते भी हैं, और आप यकीन करें कि डॉक्यूमेंट उसको सक्सेस स्टोरी होती भी है, लेकिन वो रिसर्च जाती कहाँ है, वो प्रोडक्ट्स जाती कहाँ है, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी जब तक सिस्टम नहीं होगा, तो हम गरीब मुल्क है, हमारी इतनी सारी जो फंडिंग हमारे पास आती है, इल्ला माशाल्लाह चंद प्रोफेसर हमारे पास वाकई ने जो वाकई में आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है, हर जगह अच्छे लोग भी हैं और मतलब दूसरे किस्म के लोग भी हैं। लेकिन वो जो ना ये सोचते हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट, जो फंडिंग हमको मिली, हमने 3 साल 4 साल हमने करके और एक रिपोर्ट तैयार करी, फाइनल हो गया। ये जो माइंडसेट है ना, जब तक ये खत्म नहीं होगा, चाहे पोस्ट कोविड में कुछ भी हो, यही चलता रहेगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह आपका जैसे स्किल्स के, एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स जैसे दे रहे हैं, हमें इस वक्त ज़रूरत है यूनिवर्सिटीज़ को स्किल्स की तरफ जाने की बहुत ज़रूरत है, और ड्रास्टिक चेंज की ज़रूरत है। ये आस्ता आस्ता करके नहीं होगा। और एक हमारे सर डॉक्टर साहब होते थे, बड़ी अच्छी मिसाल देते थे कि उन्होंने कहा कि बच्चों की आप फीडर छुड़वानी है, हम कहते हैं आस्ते आस्ते छुड़वाएंगे। वो कहते हैं इस तरह आस्ते आस्ते, जैसे स्मोकिंग भी होती है ना, वो आस्ते आस्ते नहीं छोड़ते। वो मिसाल देते थे कि किसी भी लड़की की शादी होती है, तो वो ये नहीं कहते कि रुखसती जो है ना हम आस्ता आस्ता करेंगे, क्योंकि हम 20 साल 25 साल तो हमारे पास रही थी, पहले हम 1 किलोमीटर देंगे, फिर 10 किलोमीटर, फिर आस्ते आस्ते करके देंगे, ऐसे नहीं देते हो।
वो एक ही दफा जो है ना वो स्प्रे करके दे देते हैं। तो ये काम भी ऐसे होंगे। माशाल्लाह। तो जनाब अल्लाह ड्रास्टिक ताला चेंज आपको जब तक नहीं लेकर आएंगे तो उस वक्त ये आस्ता आस्ता वाला जो है ना सर, ये अप्रोच जो है ना ये नहीं चलेगी ऐसे। अबू बकर साहब आपकी कुछ तसल्ली होगी सर? अबू बकर साहब अब आज हैं, मैं क्या कुछ ठंड पड़ गई कि नहीं पड़ गई? अच्छा चलिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सबको ठंड पड़ जाए। जी जी तसल्ली मुझे हो गई है ऑब्वियसली। हम नौजवानों को भी कहते हैं, इन्होंने बड़े वोट दिए थे हमारे खान साहब को, तो वो लतीफा है ना कि ठंड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो बहरहाल हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जनाब मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू और भी डिफरेंट है, लेकिन चूंकि ये डिस्कशन है, क्योंकि मैं इंटरव्यूज लेता रहता हूँ जेआईटी की भी, आईबीएलएम्स की भी, लेकिन वो फिर नेक्स्ट टाइम कभी डिस्क्राइब करेंगे। वो आपका इट्स अ गुड सेशन इंडीड। चट्टा साहब के साथ मिलके हम और हम इंशाल्लाह झटका लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन, इट्स अ ग्रेट लर्निंग। थैंक यू जनाब। जीशान साहब माशाल्लाह 100 पीपल आपकी बात सुन रहे थे सर, और इनको अब ये देखना, ये तो इनको तो इकट्ठा करना बड़ा मसला होता है एमबीए के लोगों को। ये इनको कभी चाय पीनी है, ब्रेक बार मांगते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीम साहबा और सारा साहबा ये ऐसे लग रहे हैं जनाब, अनस साहब, ये सारे काम छोड़ के, ये अल्लाह की मेहरबानी सर। अल्लाह सुब्हान ताला इस सादगी में और इस खलूस में इतनी मोहब्बत है। क्या ख्याल है नासिक साहब? जनाब कोई मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर दें जनाब। कौन कौन शुक्रिया अदा करेगा? जीशान साहब का, नासिक साहब शुक्रिया अदा कर दें। जी और सर, एक थैंक यू सो फीमेल मच पार्टिसिपेंट